हेलो दोस्तों, एक बुरी खबर यह है कि हमारा सेकंड जनरेशन स्पेसक्राफ्ट नाविक कॉन्स्टलेशन का NVS-02 जो हमने 100th सक्सेसफुल लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा से, वो अपने ऑर्बिट में फंस चुका है। वो अब जिस ऑर्बिट में है उससे हिल नहीं सकता। इसके चलते वो अपने प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। उसे जाना था जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। स्पेसक्राफ्ट को हमारे लॉन्च व्हीकल ने पार्क किया था जीटीओ में। जीटीओ ऑर्बिट मतलब धरती से क्लोजेस्ट पॉइंट 170 किलोमीटर, फारदेस्ट पॉइंट 36,000 किलोमीटर, और वो उसी ऑर्बिट में घूमे जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस ऑर्बिट को चेंज करने के लिए जिस इंजन को फायर करना था वो इंजन फायर नहीं हो रहा है। इसरो ने अपडेट किया है कि उस इंजन में प्रॉब्लम आ गई है और उसके चलते इंजन फायर नहीं हो रहा है। यानी अब स्पेसक्राफ्ट इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा जहां पर वो एक पॉइंट पे धरती से तकरीबन 170 किलोमीटर होगा और दूसरे पॉइंट पे तकरीबन 36,000 किलोमीटर दूर होगा। उसे होना था 36,000 किलोमीटर के एक सर्कुलर ऑर्बिट में। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन लॉन्च के बाद से ही ये स्पेकुलेशंस आने लगे थे कि स्पेसक्राफ्ट में शायद कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों, पहले उस पे बात करते हैं दोस्तों। हम अगर देखें तो जब भी किसी स्पेसक्राफ्ट को हम लॉन्च करते हैं जीटीओ में, और इसरो की बात करें तो इसरो विद इन 4 to 5 डेज मनूवर्स करके इंजन को फायर कर करके स्पेसक्राफ्ट को अपने इंटेंडेड ऑर्बिट में ले आता है। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता? क्योंकि लेट्स लुक एट द डेटा। अगर हम बात करें IRNSS के ही सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट की 1A की, उसको लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2013 को, और उसके 5 ऑर्बिट रेजिंग मनूवर 6 जुलाई 2013 तक कर दिए थे और वो अपनी इंटेंडेड ऑर्बिट में आ गया था। इसी सीरीज का जो 1C स्पेसक्राफ्ट था वो 15 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ, 4 ऑर्बिट रेजिंग मनूवर हुए एंड 20 अक्टूबर तक वो अपनी इंटेंडेड ऑर्बिट में आ गया था। 1D की बात करें तो 27 मार्च 2015 को लॉन्च हुआ और 1 अप्रैल 2015 तक उसके भी 4 ऑर्बिट रेजिंग मनूवर हो गए थे, वो भी अपने इंटेंडेड ऑर्बिट में आ गया था। अगर हम बात करें और दूसरे जियो स्टेशनरी स्पेसक्राफ्ट की तो एक 2013 का लॉन्च है इनसेट 3D। लॉन्च हुआ था वो 25 जुलाई को 2013 में और 1 अगस्त 2013 में वो भी अपने इंटेंडेड ऑर्बिट में आ गया था। लेकिन जब NVS-02 को रियल टाइम हम ट्रैक कर रहे थे, कैसे, आपको मैं दिखाता हूं व्हाट दैट रियल टाइम ट्रैकिंग मींस। तो हम जब ये देखो, ये रियल टाइम ट्रैकिंग है दोस्तों। तो जब हम NVS-02 को रियल टाइम ट्रैक कर रहे थे तो सिचुएशन कुछ ऐसी दिख रही थी। अभी रात हो चुकी है इंडिया में और ये रियल टाइम ट्रैकिंग दिखा रहा है कि हम उस पार्ट में जहां पर रात हो चुकी है और हमारा जो NVS है उसका जो ऑर्बिट है वो कुछ इस तरीके का ऑर्बिट है जो कि कुछ ऐसा होना चाहिए था। यह है NVS-01 का ऑर्बिट, जहां पर ये परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर है, घूम रहा है धरती के चारों तरफ और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। लेकिन क्या ये ऐसे लॉन्च हुआ था? नहीं, NVS-01 को भी एक ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था, लेकिन फिर उसके ऑर्बिट रेजिंग मनूवर कर करके NVS-01 को इस ऑर्बिट में हमने एस्टेब्लिश कर दिया था और ये परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। लेकिन जब हम ये सब ट्रैक कर रहे थे तो ये दिख रहा था कि इतने दिन बीत गए। यूजुअली इसरो को 4 से 5 दिन लगते हैं ऑर्बिट रेजिंग करने में, तो ये तो उसी ऑर्बिट में घूम रहा है। शक तो तभी हुआ था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन हम इसरो का इंतजार कर रहे थे। अब सवाल ये आता है कि ऐसा हुआ क्यों, तो उसको भी देख लेते हैं। ऐसा हुआ इसलिए दोस्तों क्योंकि इसरो की जो वेबसाइट है, अगर हम इसको देखें तो उस वेबसाइट के ऊपर इसरो की वेबसाइट के ऊपर हम अगर देखते हैं तो यहां पर हम देखें इसरो की वेबसाइट पे तो ये लिखा हुआ है, जो अपडेट आई है कि लॉन्च के बाद सोलर पैनल पावर जनरेट कर रहे हैं बहुत अच्छे से, कम्युनिकेशन ग्राउंड स्टेशन के साथ बहुत अच्छा एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन ऑर्बिट रेजिंग ऑपरेशन जो थे सैटेलाइट को पोजीशन करने के लिए डेजिग्नेटेड ऑर्बिट स्लॉट में, वो नहीं हो पाए क्योंकि द वॉल्स फॉर एडमिटिंग द ऑक्सीडाइजर टू फायर द थ्रस्टर्स फॉर ऑर्बिट रेजिंग डिड नॉट हैपन। यानी कुछ वॉल्स की प्रॉब्लम आई। अपन देखेंगे कौन से वॉल होते हैं और कहां ये प्रॉब्लम आई, ये अपन अभी देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। सैटेलाइट के सिस्टम हेल्दी हैं, सैटेलाइट करंटली इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और अब स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि अब इसी ऑर्बिट में सैटेलाइट रहने वाला है। अटक जाए सैटेलाइट ये इस ऑर्बिट में तो
इसको यहाँ से कैसे यूज करा जा सकता है। अब अगर अपन देखें तो ये रियल टाइम ट्रैकिंग होती है दोस्तों। जैसे ये NVS01 की ट्रैकिंग, आपको जो डेटा दिख रहा है ये NVS01 का ट्रैकिंग डेटा है। उसको जिसने रॉकेट बॉडी ने लॉन्च किया था वो भी अभी ऑर्बिट में है, उसकी जो अपर स्टेज है वो भी ऑर्बिट में है, दोनों भी धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं। जो NVS01 है वो रियल टाइम डेटा बता रहा है कि ये उसकी अपोजी है, ये उसकी पेरिजी, यानी एक तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर। और ये पैरामीटर्स हैं उसकी रॉकेट बॉडी के जो अभी उस ऑर्बिट में है, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जिसने स्पेसक्राफ्ट को 2023 में इंटेंडेड ऑर्बिट में डाला था। एंड दिस इज द डेटा फॉर NVS02 रियल टाइम ट्रैकिंग जो है, जो कंटिन्यूसली वी वर फॉलोइंग। तो हमने देखा यार यहाँ पर ये वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। अपोजी 37,575 है, लेकिन पेरिजी 165 है। इतने दिन होने के बाद मोटर फायर होकर अभी तक तो ये सिचुएशन भी कुछ ऐसी हो जानी चाहिए थी जैसी NVS01 की है, बट देन रियल टाइम अगर देखें तो अपडेट नहीं हुआ। इसके चलते दिमाग में बात आई कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब वो गड़बड़ क्या है अपन वो देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ आ जाओ, जब हम बात करते हैं ऑर्बिट रेजिंग मनूवर की, तो ये इंजन्स हैं जो इसरो के पास हैं, जो लिक्विड इंजन्स हैं इसरो के पास, जो इसरो यूज करता है ओरिएंटेशन मेंटेन करने के लिए, ऑर्बिट रेज करने के लिए और रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। तो ऑर्बिट रेज करने के लिए जो इंजन यूज होता है दोस्तों, लिक्विड अपोजी मोटर जो है वो एक प्रेशर फेड इंजन है। प्रेशर फेड का क्या मतलब है, तो यहां देखो दो तरीके के हमारे पास लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम है, एक है प्रेशर फेड और एक है पंप फेड। पंप फेड वो होता है जिसमें थ्रस्ट बहुत ज्यादा चाहिए, इसके अंदर एक टरबाइन लगी हुई होती है, ऑक्सीडाइजर ऑफ फ्यूल टैंक होता है। ये दोनों इस टरबाइन की मदद से हाई प्रेशर पे कंबशन चैम्बर में आते हैं, यहाँ पे वॉल लगे हुए हैं, दोनों यहाँ आते हैं, कंबशन होता है, थ्रस्ट जनरेट होती है। हमारे पास जो सैटेलाइट के ऊपर इंजन लगा हुआ है वो प्रेशर फेड है, यानी हमारे पास दो टैंक हैं जिसके अंदर प्रेशराइज्ड है ऑलरेडी गैसेस, ऑक्सीडाइजर भी प्रेशराइज्ड है और फ्यूल टैंक, यानी दोनों जो प्रोपेलेंट है, गैसेस नहीं प्रोपेलेंट जो है वो प्रेशराइज्ड है। इनको प्रेशराइज करने के लिए अलग मैकेनिज्म सेट किया जाता है, मतलब प्रेशराइजिंग गैसेस का यूज किया जाता है। ये प्रेशराइज्ड है, बट ये जो वॉल्व है ऑक्सीडाइजर वाला, ये जो वॉल्व है जो कंबशन चैम्बर में ऑक्सीडाइजर को लेके आता है, दिस वॉल्व इज नॉट टेकिंग दी ऑर्डर्स। ये वॉल जो है ये ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो हमारे पास जो फ्यूल है वो कंबशन चैम्बर तक आ रहा है, लेकिन सिंस ऑक्सीडाइजर नहीं आ रहा है तो दोनों जब मिलेंगे, हाइपरगोलिक होते हैं, दोनों जब मिलेंगे तो कंबशन होगा, तो थ्रस्ट जनरेट होगी, बट देन दिस इज नॉट हैपनिंग। इसके चलते अब हम अटक चुके हैं। अटक चुके हैं का मतलब हमारी जो स्पेसक्राफ्ट है वो अब इसी ऑर्बिट में घूमती रहेगी, यही अब उसकी ऑर्बिट हो गई है। तो ये रियल टाइम ट्रैकिंग है, देखो ये पीछे सूरज दिख रहा है, अभी इंडिया में रात हो चुकी है और सैटेलाइट यूं इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसका एक क्लोजेस्ट पॉइंट दिख रहा है, वह सैटेलाइट इसी ऑर्बिट में चक्कर काटता रहेगा। और ये ऐसा हो जाना चाहिए था, इट शुड हैव बीन लाइक दिस, ये ऐसा हो जाना चाहिए था, बट देन हार्ड लक ये यहाँ अटक गया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, वो यह है कि अगर हम स्पेडएक्स की बात करें तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्या भाई, हमने जब डॉकिंग की कोशिश करी तो पहली बार तो कर नहीं पाए, दूसरी बार नहीं कर पाए, देन फाइनली वी वर एबल टू डॉक द स्पेसक्राफ्ट, लेकिन अभी तक वो अनडॉक नहीं है, वो डॉक सिचुएशन में ही घूम रहे हैं। तो वो जब अनडॉक होंगे, भाई डॉकिंग हो गई, अब अनडॉक करना है इसरो को उनको वापस, एंड देन उनको अपना इंटेंडेड ऑपरेशन करना है, तो उसकी भी कोई अपडेट नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी सिचुएशन ऐसी है, जो मिशंस हमने इस साल लॉन्च करे हुए तो बड़े परफेक्ट लॉन्च, लेकिन ऑर्बिट के अंदर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आई। उनके पहले स्पेडएक्स के अंदर जो थी वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स वाले में प्रॉब्लम आ गई थी, जहाँ पर प्रॉक्सिमिटी और डॉकिंग सेंसर का जो सिस्टम होता है उसमें कुछ इशू था, जिसको रिजोल्व करके डॉकिंग करवाई गई थी। और यहाँ पर जो मोटर है वही फायर नहीं हुई और हमारा स्पेसक्राफ्ट इस ऑर्बिट के अंदर फंस चुका है। अब वो यहीं रहेगा, अब वो इस ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल सकता। नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर इसरो। लेकिन अब ये लॉन्च व्हीकल का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम स्पेसक्राफ्ट की साइड का है। एंड IRNSS जो है दोस्तों, या नाविक जो है, इसके साथ थोड़ा हार्ड लक तो रहा है। एटॉमिक क्लॉक फेलियर हुए, तकरीबन 9 एटॉमिक क्लॉक फेलियर हो चुके हैं इसके स्पेसक्राफ्ट के। जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुए IRNSS सीरीज़ के, उसमें से काफ़ी स्पेसक्राफ्ट जो है वो फंक्शनल नहीं है। टोटल हमारे पास अगर ये होता, ये ऊपर चला जाता तो 5 ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट होते, लेकिन अभी 4 ही ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट हैं।
बाकी जो है वो अभी ये भी जैसे एक तरीके से इसको यूज़ करेंगे नेविगेशन के लिए, लेकिन ये उतना परफेक्टली वर्क नहीं कर पाएगा जितना ये अपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होता तो कर पाता, राइट। यहाँ पर अगर एक और बात करें तो IRNSS 1A में जब प्रॉब्लम आई थी क्लॉक फेलियर की, तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो सैटेलाइट भेजी थी 1H, उसका जो पेलोड फेयरिंग होता है, जो ऊपर ये वाला जो पेलोड फेयरिंग होता है, ये पेलोड फेयरिंग ही अलग नहीं हुआ एंड स्पेसक्राफ्ट जो है उस बॉडी से चिपका रह गया, तो वो कोई काम का नहीं बचा। क्यों? क्योंकि पेलोड फेयरिंग अलग होगा तो सैटेलाइट का सेपरेशन हो पाता। दैट वेंट वेस्ट। और अभी यहाँ पर ये NVS-02 था, सेकंड जनरेशन स्पेसक्राफ्ट जो हमने भेजा था, उसका सीरीज का सेकंड स्पेसक्राफ्ट जो था, ये एक IRNSS सीरीज की स्पेसक्राफ्ट को रिप्लेस करने वाला था, जो कि भी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है। बट देन दिस इज ऑल्सो स्टक। लेट्स सी, इसरो कुछ ना कुछ नया प्लान करके तो लाएगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताना कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना, बेल आइकन दबा देना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना दोस्तों, काफ़ी कोर्सेज के लिंक अवेलेबल हैं, पसंद आए तो एनरोल भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड ऑल द बेस्ट फॉर इसरो। जय हिंद।